बच्चों चैप्टर नंबर 5 हमने पूरा फिनिश कर लिया है, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। और बच्चों भाग 6 के अंतर्गत हम हल करने वाले हैं इसके क्वेश्चन और आंसर्स। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे पहला प्रश्न जो कि बहुचयनात्मक कैटेगरी का है। ठीक है बच्चों, यानी एक से अधिक विकल्प दिए हुए हैं और उनमें से हमें एक सही विकल्प का चुनाव करना है। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? ठीक है बच्चों, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, टुंड्रा, हिमालयन, मैंग्रोव और उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि रबड़ का संबंध किससे होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन से होता है। तो आप घ ऑप्शन को सही कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखेंगे दूसरा प्रश्न, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि सिनकोना के वृक्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब यदि हम इनके ऑप्शंस देखते हैं यानी कि विकल्प, तो क्या क्या लिखे हुए हैं? 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? यानी सही ऑप्शन हमारे इन विकल्पों में नहीं दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। आपको क्या करना है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सिनकोना का वृक्ष पाया जाता है, ये लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरा प्रश्न, सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? तो बच्चों हमने पढ़े थे कि भारत में 18 जीवमंडल निचय है और उसमें से जो सिमलीपाल जीवमंडल निचय है वो कौन से राज्य में है बच्चों? ओडिशा राज्य में है। तो आप ग ऑप्शन को सही कर लेंगे। देखते हैं चौथा प्रश्न, भारत का कौन सा जीवमंडल निचय विश्व की जीवमंडल निचयों में लिया गया है? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि भारत में कुल मिलाकर 18 जीवमंडल निचय हैं और उनमें से 10 जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में शामिल किए गए हैं। ठीक है बच्चों, एक बार हम 18 की लिस्ट देख लेते हैं कि देखिए बच्चों ये 18 जीवमंडल निचय हैं, यानी कि जहां पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों को संरक्षण किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे सुंदरवन जीवमंडल निचय जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है, सिमलीपाल जीवमंडल निचय जो कि ओडिशा में है, उसी प्रकार बच्चों कच्छ का गुजरात में है, मन्नार की खाड़ी का है बच्चों तमिलनाडु और हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें मन्नार की खाड़ी जीवमंडल निचय स्थित है। इसी प्रकार बच्चों दिहांग और दिबांग जीवमंडल निचय कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। याद आई बच्चों आपको? हमने जब नदियां पढ़ी थी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तब भी हमने दिहांग और दिबांग नदियों के बारे में चर्चा की थी। उसी प्रकार बच्चों जो ठंडा रेगिस्तान है वो भारत के उत्तरी क्षेत्र में लद्दाख में स्थित है। नीलगिरी जीवमंडल निचय तमिलनाडु में है, डिब्रू साइखवोवा असम में है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है। ठीक है बच्चों, तो ये कितने हो गए हैं? 10 जीवमंडल निचय। अब हम देख लेते हैं बाकी बचे हुए 8। अगस्त्यमलाई जीवमंडल निचय कहाँ बच्चों? ये केरल और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। उसी प्रकार बच्चों पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नाकरेक मेघालय में है, कंचनजुंगा सिक्किम में है, ग्रेट निकोबार नाम से स्पष्ट है कि तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही होगा। और बच्चों पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में और मानस है असम में। ठीक है बच्चों, और अचन कमर और अमरकंटक जो है वो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में। ठीक है बच्चों, यानी इनकी सीमाओं पर स्थित है। तो कुल मिलाकर हमने कितने जीवमंडल निचय देख लिए हैं? 18, और 18 में से 10 कहाँ लिए गए हैं? विश्व के जीवमंडल निचयों में से लिए गए हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक कैटेगरी बनाई है, जो पीले रंग से लिखे हुए जीवमंडल निचय हैं, इसका मतलब क्या है कि उनको विश्व के जीवमंडल निचय क्षेत्रों में शामिल किया गया है। ठीक है बच्चों, और जो सफेद रंग से लिखे हुए हैं इसका मतलब है कि उनको विश्व के जीवमंडल निचयों में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से हम हमारा प्रश्न देखते हैं कि भारत का कौन सा जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो मानस, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और नंदा देवी। ठीक है बच्चों, ये जो चारों के चारों जो विकल्प हैं वो क्या है कि वो चारों ही 10 जीवमंडल निचय में शामिल हो चुके हैं विश्व के। ठीक है बच्चों, तो आप इस लिस्ट में इन चारों को देखें तो आपको पता लग जाएगा। यदि हम बात करें मानस और मन्नार की खाड़ी की, ठीक है बच्चों, तो ये देखिए बच्चों मन्नार की खाड़ी कहाँ है? विश्व के जीवमंडल निचय क्षेत्र में है। उसी प्रकार बच्चों यदि हम मानस देखते हैं तो ये रहा बच्चों, ये भी येलो कलर से लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसको भी विश्व के जीवमंडल निचय में शामिल किया गया है।
उसी प्रकार बच्चों यदि हम तीसरा और चौथा ऑप्शन देखें, नीलगिरी और नंदा देवी, तो बच्चों ये दोनों भी किसमें शामिल किए गए हैं? जीवमंडल निचय में शामिल किए गए हैं। ये देखिए बच्चों, ये है नीलगिरी और एक और ऑप्शन क्या है हमारा? नंदा देवी। ये है नंदा देवी, ये भी किसमें शामिल किया गया है? ये भी जीवमंडल निचय में शामिल किया गया है। तो बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर भी एक भी सही विकल्प नहीं दिया हुआ है, बल्कि चारों के चारों ऑप्शन विश्व के जीवमंडल निचयों में शामिल हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न किस प्रकार का है? संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों का। ठीक है बच्चों, यानी कि वो बहुचयनात्मक थे, बहुविकल्पात्मक थे और आपको उनमें से किसी एक सही ऑप्शन का चुनाव करना था। और यहाँ पर बच्चों आपको क्या लिखना है? संक्षिप्त उत्तर लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या है 2 और उसी में एक प्रश्न है, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों के द्वारा निर्धारित होता है? तो बच्चों हमने देखा था कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। एक तो होता है धरातल और दूसरा होता है जलवायु। और धरातल में भी 2 भाग हैं, एक है भूभाग और दूसरा है मृदा। उसी प्रकार बच्चों जलवायु में भी तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण 3 इसमें भाग आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से अपना उत्तर लिख लें, एक चार्ट बना लें और अपना उत्तर अच्छे से प्रेजेंट करें। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 का ही दूसरा प्रश्न है, जीवमंडल निचय से क्या अभिप्राय है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो बच्चों अभी हमने फिर से एक बार पढ़ी थी 18 जीवमंडल निचयों की लिस्ट। वो क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए बनाए जाते हैं बच्चों ताकि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों को अधिक से अधिक संरक्षण प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, और आपको तो 18 जीवमंडल निचयों के नाम याद हो चुके हैं। यहाँ पर तो कोई 2 ही आपको बताने हैं, तो कोई से भी 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, लिखिए इसका उत्तर। जीवमंडल निचय एक बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होता है जहां प्रत्येक पादप एवं जीव प्रजाति को प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है। और इसके 2 उदाहरण हैं, सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है और नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं, आप 18 में से कोई से भी 2 लिख सकते हो, जैसे कि मानस भी लिख सकते हो जो कि असम में है, नीलगिरी भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये रहा प्रश्न संख्या 2 का दूसरा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 2 का तीसरा प्रश्न, कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, हमने बहुत डिटेल से ये सब बातें पढ़ी थी। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में तो हाथी और बंदर, और पर्वतीय वनस्पति में याक और हिम तेंदुआ आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। पहला है वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत और दूसरा है सदाबहार और पर्णपाती वन। ठीक है बच्चों, तो एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से अपना एक टेबल बनाएं और एक तरफ वनस्पति जगत और दूसरी तरफ प्राणी जगत लिखें। बच्चों जब भी इस प्रकार के हमें अंतर पूछे जाते हैं तो इस प्रकार की टेबल बना लेने से हमारा उत्तर परीक्षक को बहुत अच्छा, साफ सुथरा और स्पष्ट दिखता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले वनस्पति जगत में, वनस्पति जगत शब्द से किसी विशेष क्षेत्र में समय में पौधों की जाति का ज्ञान होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? पौधों की जाति की बात करते हैं। जबकि प्राणी जगत में हम क्या बात करते हैं? जीवों की बात करते हैं। किसी विशेष समय में, किसी विशेष क्षेत्र में जो जीवों की संख्या है और जो जीवों की प्रजातियां हैं उनका हमें बोध होता है। उसी प्रकार बच्चों वनस्पति जगत में हम बात करें तो भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और प्राणी जगत की बात करते हैं तो कितने हैं बच्चों? 90,000 प्रजातियां हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम करेंगे बच्चों दूसरा प्रश्न हल, सदाबहार व पर्णपाती वनों में अंतर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप एक तरफ सदाबहार वन लिखोगे और दूसरी तरफ पर्णपाती वन लिखोगे। सदाबहार वन भारी वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और कितनी वर्षा होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सदाबहार वन भारी वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां अल्पकालिक शुष्क मौसम के साथ में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अल्पकाल के लिए शुष्क मौसम अवश्य होता है।
अब हम बात करें पर्णपाती वनों की, तो यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच होने वाली वर्षा का जो स्थान होता है उसको हम शामिल करते हैं। ठीक है बच्चों, सदाबहार वनों को हम वर्षा वन कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों पर्णपाती वनों को हम मानसून वन भी कहते हैं। फिर से हम बात करते हैं बच्चों सदाबहार वनों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति की प्रजातियों की। तो यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ उत्पन्न होती है, जैसे कि वृक्ष, झाड़ और लताएं। और आपको मालूम है ना बच्चों कि 60 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार बच्चों पर्णपाती वनों में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, एक तो होता है आर्द्र पर्णपाती और दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती। तो आर्द्र पर्णपाती में 100 से 200 सेंटीमीटर वाले, ठीक है बच्चों, और शुष्क पर्णपाती में 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वाले क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला अंतर देखते हैं। हम बात करें सदाबहार वनों की, इन वनों में पतझड़ का समय या मौसम निश्चित नहीं होता है, अतः वन पूरे साल भर कैसे दिखाई देते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे पर्णपाती वनों के पतझड़ के समय की। तो बच्चों इनमें जो पतझड़ का समय होता है वो 6 से 8 सप्ताह के लिए आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां अंतर। जो सदाबहार वन होते हैं ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, असम और तमिलनाडु के कुछ भागों में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जबकि पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े भूभाग पर मिलते हैं। ठीक है ना, आपको याद है मानचित्र। आर्द्र पर्णपाती वन उत्तरी पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपदों में, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जबकि शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर 2 प्रकार की कैटेगरी बनाई थी ना वर्षा के आधार पर, याद आया आपको? ये देखिए बच्चों, ये है आर्द्र पर्णपाती वन और ये है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन में 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जबकि शुष्क पर्णपाती वनों में 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, तो शुष्क पर्णपाती वन प्रायद्वीपीय पठार, बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानों में छोटे छोटे भागों में स्थित हैं। अब देखते हैं अगला अंतर। इन वनों के हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सदाबहार वनों की। तो सदाबहार वनों में एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अभी अभी हमने सिनकोना के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, कि ये कहाँ मिलते हैं? 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में, और ये हमारा आया था बहुचयनात्मक प्रश्नों के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार पर्णपाती वनों में सागौन इस वन की सबसे विशिष्ट प्रजातियों में से एक है, और अन्य वन है बांस, साल, शीशम, चंदन, खेर, अर्जुन, पीपल और नीम आदि। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी पूरी की पूरी दोनों प्रश्न हो गए हैं। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न। भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली वनस्पति के नाम बताएं और अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। तो बच्चों हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था कि भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से इन 5 वनस्पतियों के नाम लिखेंगे, और इसके बाद में बच्चों हमने ब्यौरा दिया है किसका? पर्वतीय वनों का। ठीक है, तो आप, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताएंगे, तो बच्चों ये कहाँ मिलेंगे हमें? पर्वतीय वनों में ही तो मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं इसका उत्तर पर्वतीय वन या फिर अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति पर्वतीय वनों के अंतर्गत आती है। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हमें मिलते हैं। तो बच्चों हमने जाना था कि जिस प्रकार से उष्ण कटिबंध से ध्रुवों तक चलने पर वनस्पति के प्रकार में अंतर आता है, उसी प्रकार बच्चों पर्वतीय पदों से लेकर पर्वतों के शिखर तक यदि हम चलते हैं तो उनके वनस्पति के प्रकार में भी अंतर आता जाता है। ठीक है बच्चों, तो अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं, और प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान कौन ले लेता है? अल्पाइन वनस्पति ले लेती है, यानी कि वो वनस्पति जो अत्यंत शीत क्षेत्रों में पाई जाती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा की ओर बढ़ते हैं उत्तरोत्तर ये पेड़ पौधे बौने होते जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो जैसे जैसे आप हिमरेखा की तरफ बढ़ोगे यानी अधिक ऊंचाई की तरफ बढ़ोगे, वैसे वैसे जो वृक्ष हैं वो क्या होते जाएंगे? बौने होते जाएंगे। इसका कारण क्या बच्चों? क्योंकि वहां पर एक तो ठंड बढ़ जाएगी और दूसरा बच्चों सूर्य का प्रकाश भी कम मात्रा में प्राप्त होता है।
अंततः झाड़ झंखाड़ में बदलकर ये अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं और अत्यधिक ऊंचाइयों पर मॉस और लीचन नामक घास यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है बच्चों, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त है, उदाहरण सहित कारण दीजिए। तो बच्चों, मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन के बारे में कि भारत में बहुत सारे ऐसे पादप हैं और वन्य प्राणी हैं जो कि संकट में हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इसके बारे में। भारत में बहुत संख्या में जीव तथा पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। भारत में लगभग 1300 पादप यानी कि 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं और 20 प्रजातियां विनष्ट भी हो चुकी है। ठीक है ना बच्चों, यानी अब इनका अस्तित्व ही इस पृथ्वी पर नहीं है। इस प्रकार काफी जीव प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट भी हो चुकी है। भारत में जीव और पादप प्रजातियों के संकटग्रस्त होने के निम्न कारण हैं। ठीक है बच्चों, हमने कारण भी जाने थे कि किस प्रकार से जो मानव है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अपना जो लालच है उसे बढ़ाया जा रहा है और इस प्रकार से बच्चों प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का जो जीवन है वो संकट में आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम सबसे पहला कारण प्राकृतिक आश्रय स्थलों का नष्ट होना। ठीक है, वन्य जीवों के नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण है कि जो उनके प्राकृतिक आश्रय स्थल हैं वो नष्ट हो गए हैं और इनके कारण क्या है बच्चों, घरों के लिए, कृषि भूमि के लिए, बांध तथा राजमार्गों के लिए वन काटने से वन्य जीवों के जो आवास है वो नष्ट हो जाते हैं। वन नष्ट होने से पादप प्रजातियां भी संकट में आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो जब पादप प्रजातियां संकट में आ जाती है तो वन्य प्राणी कहाँ रहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति में रहते हैं। तो बच्चों, जहाँ पादप प्रजातियां संकट में हैं वहाँ वन्य प्राणी भी संकट में आ जाते हैं। दूसरा कारक है बच्चों शिकार। शिकार वन्य जीवों के उन्मूलन का दूसरा प्रमुख कारण है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर में स्थित सरिस्का अभयारण्य की। तो सरिस्का में शिकारियों ने बाघों का शिकार करके वहाँ सभी बाघों को खत्म कर दिया था और बच्चों अब वहाँ पर रणथंभौर से बाघों को लाकर शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, वहीं यदि हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की तो वहाँ पर सींगों के लिए गैंडों का शिकार किया जाता है। ठीक है, पशुओं तथा पक्षियों को उनके चमड़े, पंखों तथा अन्य अवयवों के लिए एवं कभी कभी संग्रहालयों में रखने के लिए मारा जाता है और वन्य जीवों के संकट में आने से पादप प्रजातियां भी संकट में आती है। ठीक है बच्चों, तो बहुत बड़ा रिलेशनशिप है आपस में एक दूसरे का। यदि वन्य जीव वहाँ पर हैं तो वहाँ पर मनुष्य नहीं पहुँच पाएगा और वहाँ इसकी वजह से पादप प्रजातियां भी संकट में नहीं आती है। लेकिन बच्चों, शिकार की वजह से वन्य जीव खत्म होते जा रहे हैं जिसकी वजह से पादप प्रजातियां भी संकट में आ गई है। ठीक है, देखते हैं अगला कारण, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग तथा प्रदूषण। लिखेंगे बच्चों, कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग तथा वायुमंडलीय प्रदूषण भी जीवों और पादप प्रजातियों के लिए संकट का कारण है। चौथा है बच्चों रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण रासायनिक तथा औद्योगिक अपशिष्ट बढ़ता जा रहा है और इससे भी जीव तथा पादप प्रजातियों को खतरा होता जा रहा है। पांचवा है अतिक्रमण। वनों में अतिक्रमण के कारण भी वन्य जीवन को नुकसान हो रहा है और अभी हाल ही में रणथंभौर में होटलों द्वारा वन क्षेत्र में स्थायी निर्माण सामने आए हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियां हैं, फूलों की प्रजातियां हैं और जानवर कितने हैं, 90,000 प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे इन सब के बारे में हम। भारत एक विशाल देश है, यहाँ लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं और लगभग 90,000 जातियों के जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार यह वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी है। इसके मुख्य कारण है, लिखेंगे भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर्वतीय प्रदेश से लेकर पूर्वी और पश्चिमी पार्श्व में लंबी तटरेखा तक भारत का विस्तार बहुत अधिक है। ठीक है बच्चों, तो बहुत विशाल देश होने की वजह से बहुत बड़ा भूभाग है और उस बड़े भूभाग में बहुत सारे भौतिक स्वरूप हैं जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी पाए जाते हैं। दूसरा है बच्चों, भारत में जलवायु की विविधता भी है। ठीक है, यहाँ रेगिस्तानी प्रदेश भी है, हिमालय का ठंडा प्रदेश भी है, तटवर्ती जलवायु का क्षेत्र भी है। इस वजह से बच्चों यहाँ पर विभिन्न जातियों के पादप और जीवों में बहुलता मिलती है। तीसरा है, वर्षण की दृष्टि से भारत में अल्पतम वर्षा वाले इलाके भी हैं जैसे कि जैसलमेर जैसे क्षेत्र। और बच्चों, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी कहाँ है, भारत में ही है।
क्या नाम है उस जगह का? मौसिन राम, जो कि मेघालय में स्थित है। तो बच्चों एक तरफ तो वो क्षेत्र जहाँ न्यूनतम वर्षा होती है, तो वहाँ पर अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति मिलेगी, और जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ पर अलग प्रकार की वनस्पति मिलेगी। ठीक है, यहाँ अनेक प्रकार की मृदाएं भी पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के विकास में सहायक है। ठीक है ना बच्चों, तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों का जन्म होता है। इस प्रकार भारत की जलवायु तथा भू लक्षणों की वैविध्यपूर्ण स्थिति के कारण भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मानचित्र कौशल संबंधी प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो आपको सीख लेना है मानचित्र कौशल। ठीक है, देखेंगे हमारा प्रश्न, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित दिखाएं तथा अंकित करें। ठीक है बच्चों, आपको 3 बातें यहाँ पर पूछी हुई है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और बच्चों आपको 4 जीवमंडल निचय बताने हैं। ठीक है, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी और पश्चिमी भाग में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो बच्चों जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि कहाँ कहाँ पर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यानी कि हम बात कर रहे हैं सदाबहार वनों की। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि लक्षद्वीप में, इसके अलावा बच्चों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है बच्चों, ये है लक्षद्वीप, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा बच्चों पश्चिमी तट का पर स्थित जो पश्चिमी घाट है, इसका जो पश्चिमी ढाल है, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर भी कौन सी वनस्पति मिलती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन या फिर सदाबहार वन। इसके अलावा बच्चों तमिलनाडु के क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देख लिया है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो बच्चों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को हम मानसूनी वन भी कहते हैं, और भारत की सबसे ज्यादा भूभाग पर किसका विस्तार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है। ठीक है बच्चों, तो आपको जो सबसे बड़ा एरिया दिख रहा है वो किसका है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। तो बच्चों आप इस प्रकार से अपने मानचित्र में प्रैक्टिस करें कि किस प्रकार से हमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरा प्रश्न, 2 जीवमंडल निचय भारत की उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वी और पश्चिमी भागों में हमें बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो उत्तरी भाग में हम 2 बताएंगे, दक्षिणी भाग में भी 2 बताएंगे, पूर्वी भाग में भी 2 और पश्चिमी भाग में भी 2। तो कुल मिलाकर हमें 8 जीवमंडल निचयों को भारत में बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे इस मानचित्र के अंतर्गत हम, ये देखिए बच्चों, यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में एक तो ठंडा रेगिस्तान जो कि लद्दाख में स्थित है, उसी प्रकार बच्चों नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है बच्चों, ये उत्तरी क्षेत्र है। बच्चों दिशाओं का ज्ञान तो आपको हो चुका होगा, ये उत्तर क्षेत्र, ये दक्षिण, और ये है पूरब, और ये है पश्चिम। ठीक है बच्चों, तो उत्तरी क्षेत्र में ठंडा रेगिस्तान जो कि लद्दाख में है, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है। बच्चों अब हम यदि चलें पूर्व में, तो पूर्व में एक तो है दिहांग और दिबांग, और दूसरा है बच्चों सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है बच्चों, और यदि हम पश्चिम में चलें तो एक है कच्छ का रण जो कि गुजरात में है, और पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दक्षिण में चलते हैं तो दक्षिण में एक है अगस्त्य मलाई और दूसरा है मन्नार की खाड़ी। ठीक है बच्चों, जो कि हिंद महासागर और तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 8 जीवमंडल निचय देख लिए हैं, ठंडा रेगिस्तान, नंदा देवी, दिहांग और दिबांग, सुंदरवन, कच्छ का रण, पंचमढ़ी, अगस्त्य मलाई और मन्नार की खाड़ी। ठीक है ना बच्चों, तो कुल मिलाकर कितने हो गए हमारे पास में? 8 जीवमंडल निचय हमने इस मानचित्र में लगा लिए हैं। तो अब कितने बच गए? 10 ही तो बच गए। तो बच्चों वो भी आप अपने मानचित्र में ज़रूर लगा लेंगे, क्योंकि परीक्षा में कोई सा भी जीवमंडल निचय पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो पूरे हो जाते हैं चैप्टर नंबर 5 के। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।